पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पैरेलल ऑपरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जनरेटर को इनफाइनाइट बस से जोड़ने से पहले क्या प्रोसीजर होता है, क्या कंडीशंस हमें इंश्योर करना होता है जिसके बाद जनरेटर को इनफाइनाइट बस से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक हमने उसे बोला था, उसके अंदर दो मेथड हमने कवर किए थे। एक तो था डार्क लैंप मेथड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज मैग्नीट्यूड पता चलता है अगर बल्ब बुझेंगे ही नहीं तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। बल्ब्स अगर वन बाय वन ऑफ होते हैं तो फेज सीक्वेंस ऑपोजिट है, और किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ये फ्लिकरिंग रेट से मालूम चलता है। और दूसरा तरीका ये होता है लैंप्स के सीक्वेंस को देख करके। और अगर फेज सीक्वेंस सेम होता है तो तीनों लैंप एक साथ ऑफ होते हैं। दूसरा मेथड मैंने बताया था सिंक्रोनोस्कोप मेथड, जिसमें पॉइंटर की डायरेक्शन और स्पीड को देखते हुए ये बता सकते हो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और डिफरेंस हाई है या डिफरेंस लो है। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर की थी, और इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। अब मैं बात करने वाला हूं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ऑल्टरनेटर्स। ठीक है, अगर दो ऑल्टरनेटर हैं जिनको पैरेलल जोड़ा गया है तब क्या होता है। अब इसके अंदर देखो दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि पैरेलल में जोड़ने के बाद जनरेटर्स को नो लोड पे चला रहे हो या लोडेड कंडीशन में रन कर रहे हो। तो हम लोग जो अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो नो लोड कंडीशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर नो लोड ऑपरेशन। अगेन देखो इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझना है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या क्या टर्म्स यूज करने वाले हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या होगा। अब देखो ऑल्टरनेटर के सर्किट डायग्राम में क्या क्या होता है, ईएमएफ होता है और सिंक्रोनस इंपेडेंस होता है। और वो इंपेडेंस दो एलिमेंट से बनता है, एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए, आरए को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो सर्किट डायग्राम में क्या बचेगा, एक तो रिएक्टेंस और एक ईएमएफ। ऐसे दो ऑल्टरनेटर ले लो, रिएक्टेंस और ईएमएफ। ठीक है, अभी आगे कुछ मत जोड़ो, आगे इसलिए नहीं जोड़ रहा, ये दोनों ऑल्टरनेटर नो लोड पे चल रहे हैं। इसका ईएमएफ मान लो है E1, इसका E2, इसकी ये रिएक्टेंस की जो इंपेडेंस है ZS1, JXS1, ZS2 is JXS2। अब इनिशियली मैं क्या कहता हूं कि दोनों ईएमएफ बराबर हों। इनिशियली E1 इज इक्वल टू E2। अगर दोनों ईएमएफ बराबर हैं तो देखो इन दोनों क्या इस लूप में जो करंट फ्लो कर सकता था, सर्कुलेटिंग करंट जिसको हम बोलते हैं ISY, यानी कि इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग करंट, जो कि है सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग क्यों कहते हैं कुछ देर में समझ आ जाएगा। अभी के लिए जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ। ISY इज E1 फेजर माइनस E2 फेजर, प्लस माइनस ऐसे चल रहे हैं। इन दोनों इंपेडेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है E1 माइनस E2 बाय ZS1 प्लस ZS2। ये होता है अपना सिंक्रोनाइजिंग करंट। और इनिशियली जब दोनों ईएमएफ फेजर बराबर हैं तो दोनों का डिफरेंस आएगा 0। यानी इनिशियली कोई करंट या कोई सर्कुलेटिंग और सिंक्रोनाइजिंग करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, अब बात यह आती है सिंक्रोनाइजिंग करंट का मतलब क्या होता है। ये वो करंट है जो दोनों मशीन्स को सिंक्रोनिज्म में चलाए या एक साथ चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब दोनों मशीन पहले से ही एक साथ चल रही हैं
तो कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है या सिंक्रोनाइजिंग करंट 0 रहेगा। तो इसका सिग्निफिकेंस कब आएगा? जब दोनों मशीन एक साथ ना चलें या दोनों मशीन सिंक्रोनिज्म में ना चलें। तो इसमें लिखना सिंक्रोनाइजिंग करंट ट्राइज टू मेंटेन synchronism between the two alternators, that is, both the alternators should work together. Next point, initially induced EMF of both the alternators are equal, so they are operating in synchronism and hence we do not have any synchronizing current. तो इसका सिग्निफिकेंस तब आना शुरू होता है जब सिंक्रोनिज्म किसी भी तरह से हटाया जाए। अब हटाने के दो तरीके होते हैं। केस वन ये लिखो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन। माने कि अगर किसी भी जनरेटर का फील्ड करंट वेरी कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए तो उससे पैरेलल ऑपरेशन में क्या फर्क पड़ता है। तो हम कहते हैं एज्यूम IF1 इज इंक्रीज्ड। पहले ऑल्टरनेटर का फील्ड करंट बढ़ा दिया गया है तो E1 इंक्रीजेस, EMF फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए वो फील्ड करंट के भी प्रोपोर्शनल है। तो E1 इंक्रीजेस एंड E1 बिकम्स ग्रेटर देन E2। भाई E1 और E2 पहले बराबर थे, अब E1 बढ़ गया तो E2 से बड़ा हो गया, जिस कारण से सिंक्रोनाइजिंग करंट आने लगेगा E1 माइनस E2 बाय ZS1 प्लस ZS2, ये आने लगेगा। अब देखो पहले क्या था कि जैसे ये मान लो E1 और E2 बराबर थे, अब मैंने क्या कर दिया, E1 को मैंने बढ़ा दिया, अब ये लंबा हो गया, ये बन गया E1 डैश। E2 अभी उतना ही रह गया बट E1 को बढ़ा करके कितना कर दिया, E1 डैश। उसमें से E2 सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने की जगह क्या कहते हैं कि इसमें माइनस E2 ऐड कर लो। बात समझ रहे हो? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि करंट एक जनरेटर से निकल के दूसरे में एंटर कर रहा है, तो एक्चुअल में ये जनरेटर तो जनरेटर का काम कर रहा है लेकिन दूसरा जनरेटर क्या बन गया, मोटर। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, द सिंक्रोनाइजिंग करंट flows out of one machine and goes into another machine, due to which one machine will act as a generator and the other machine will act as a motor. So in order to treat both the machines as alternators, we make use of minus E2 instead of E2। अब देखो माइनस E2 कैसे आएगा, माइनस E2 ऐसे लिखोगे, ये बात समझे? मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी और E2 की जगह क्या लगा दिया, माइनस E2। अब इस लॉजिक से सोचो तो ISY पॉजिटिव से निकल रहा है, इधर भी ISY पॉजिटिव से निकल रहा है, बोथ मशीन्स आर एक्टिंग एज अ ऑल्टरनेटर। तो इसी पॉइंट में आगे लिख भी लेना, इन दिस केस ISY is leaving the positive terminal for both the machines and hence both machines are acting as alternators। बात क्लियर हुई? एक से निकल के दूसरे में एंटर कर रहा था तो जिसमें लीव कर रहा है वो जनरेटर, जिसमें एंटर कर रहा है वो मोटर, लेकिन मैं दोनों को जनरेटर की तरह व्यू करना चाहता हूं तो मैंने एक का EMF ही पलट दिया जिससे कि दोनों के पॉजिटिव से लीविंग आ गया, दोनों के पॉजिटिव से लीविंग आ गया तो दोनों बन गए ऑल्टरनेटर। इसीलिए यहां E2 का यूज ना करते हुए यूज किसका कर लिया जाता है,
माइनस E2 का। अब हमने बोला E1 में माइनस E2 ऐड कर दिया जाए। E1 में माइनस E2 ऐड करोगे तो ये छोटा सा जो डिफरेंस है ना, इतना आ जाएगा, जिसे बोलोगे ESY। ये ESY क्या है? ये एक्चुअल में E1 माइनस E2 है, E1 डैश माइनस E2। E1 E2 तो बराबर थे ना, तो E1 हमने इंक्रीज कर दिया तो E1 डैश E2 से बड़ा बन गया, तो ये चीज चल रही है। अब देखो ये जो ZS है ये J एक्सेस है, तो ये क्या हो गया? माइनस J ESY बाय XS1 प्लस XS2। E1 डैश माइनस E2 को ESY लिख दिया, नीचे J आने की वजह से ऊपर बन गया माइनस J, यानी कि ISY 90 डिग्री लैग कर गया इस तरह से, ठीक है? ISY लैग्स ESY बाय 90 डिग्री। तो इसमें लिखना, सिंस रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, द सिंक्रोनाइजिंग करंट circulating between the two machines lags the synchronizing EMF by 90 degree। अब देखो यहां आर्मेचर करंट लैगिंग है और 90 डिग्री लैगिंग है, तो ये ZPF लैगिंग का केस हुआ। अगर आर्मेचर करंट 0 पावर फैक्टर लैगिंग होता है तो आर्मेचर रिएक्शन प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होता है। इधर से आर्मेचर करंट 90 डिग्री लीडिंग है, ZPF लीडिंग, तो आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा? जनरेटर के लिए प्योरली मैग्नेटाइजिंग। अगर देखो E2 की जगह माइनस E2 पे ना जाते, E2 का ही यूज करते, एक चीज सोचो, E2 की जगह अगर माइनस E2 ना लिख के सिर्फ इसी का यूज करते, इसके रिस्पेक्ट में करंट है 90 डिग्री लैगिंग। 90 डिग्री लैगिंग का मतलब आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग। कैसे? क्योंकि ये जनरेटर नहीं फिर मोटर है। अगर E2 का ही यूज करोगे तो आर्मेचर रिएक्शन का जो नेचर देखोगे मोटर के रिस्पेक्ट में देखोगे, और मोटर में लैगिंग पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन आता है मैग्नेटाइजिंग। तो माइनस E2 करके जनरेटर की तरह देखो तब भी मैग्नेटाइजिंग, और E2 रखो और मोटर की तरह देखो तब भी मैग्नेटाइजिंग। यानी जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक ऑल्टरनेटर के लिए मैग्नेटाइजिंग है तो एक के लिए डीमैग्नेटाइजिंग। जिसके लिए डीमैग्नेटाइजिंग है, किसके लिए है? 1 वाले के लिए, उसका ये फ्लक्स और ईएमएफ कम करने की कोशिश करेगा। 2 वाले के लिए मैग्नेटाइजिंग है तो उसका फ्लक्स और ईएमएफ बढ़ाने की कोशिश करेगा। एक का कम करेगा और दूसरे का बढ़ाएगा ताकि दोनों बराबर आ जाएं। तुमने E1 को बढ़ा दिया है, ठीक है, तुमने E1 को बढ़ा दिया है, तो ये E1 को डीमैग्नेटाइज करके कम कर रहा है, E2 को मैग्नेटाइज करके बढ़ा रहा है ताकि दोनों वापस क्या हो जाएं? इक्वल। तो एक चीज सोचो, ISY आया क्यों? क्योंकि दोनों अनइक्वल थे, और ये क्या कोशिश कर रहा है? दोनों को इक्वल करने की, यानी खुद के ही कॉज को अपोज कर रहा है। ये आया ही डिफरेंस से था और ये डिफरेंस को ही जीरो करना चाहता है, तो इफेक्ट अपोजेस द कॉज। तो एक पॉइंट लिखो, ISY tries to increase the flux and EMF of alternator 2 and tries to reduce the flux and EMF of alternator 1 in order to make both the EMF equal again and hence called as synchronizing current, क्योंकि दोबारा से दोनों को सिंक्रोनिज्म में लाने की ही कोशिश कर रहा है। अगला पॉइंट, synchronizing current is produced due to difference of the two EMF and it itself tries to minimize this difference and hence effect opposes the cause and hence effect opposes the cause। ये बात क्लियर हुई? दूसरी बात ये देखो कि यहां पे Q जो आएगा E1 डैश ISY sin 90
ये आएगा पॉजिटिव, इधर Q जो आएगा E2 ISY साइन -90, करंट लीड कर रहा है ना, फिर नेगेटिव आएगा। तो यानी ये रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है और ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक जनरेटर जिसका तुमने एक्साइटेशन बढ़ा दिया है, एक्साइटेशन ज्यादा होने से उसके पास रिएक्टिव पावर ज्यादा हो गई है, तो ये दूसरी मशीन को रिएक्टिव पावर देने लगेगा और दूसरी मशीन का ईएमएफ या एक्साइटेशन बढ़ाने के लिए वो रिएक्टिव पावर लेने लगेगा। तो एक पॉइंट ये भी लिखना, बाय द चेंज ऑफ एक्साइटेशन only reactive power flows in the circuit from machine with higher excitation to the machine with lower excitation। ठीक है, सिर्फ यहां रिएक्टिव पावर ही फ्लो करती है। ठीक है, अभी ये चीजें समराइज करा दूंगा। अब अगले केस की बात करते हैं, केस नंबर 2। तो केस 2 नोट डाउन करो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट। अब ये स्टीम इनपुट क्या चीज है? देखो, ज्यादातर ऑल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर टरबाइन से घूमेगा, उस टरबाइन को रोटेट करा सकते हो वाटर से या फिर स्टीम से। तो अगर उसको स्टीम से रोटेट करा रहे हो, क्योंकि ये टर्बो ऑल्टरनेटर है, तो ज्यादातर स्टीम ऑल्टरनेटर स्टीम ड्रिवन टरबाइन यूज करता है। ठीक है, मैंने ये बताया भी था ना, टर्बो ऑल्टरनेटर हाई स्पीड पे घूमते हैं, तो इनकी टरबाइन को स्टीम से घुमाया जाता है। तो अगर इसके अंदर स्टीम ज्यादा भेजोगे, ज्यादा प्रेशर अगर स्टीम लगाएगी, तो टरबाइन पे ज्यादा इनपुट देगी। तो बेसिकली यहां हम लोग शाफ्ट या टरबाइन पे आने वाले इनपुट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखना, if the steam input is increased, it means more steam reaches the turbine, due to which it applies higher torque, and the turbine rotates faster, so the speed increases। अब देखो क्या होता है, अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करें किसी भी ऑल्टरनेटर में, किसी भी मोटर में, तो मैकेनिकल पावर शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, ये किसकी का बात कर रहे हैं हम? लॉसलेस मशीन की। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बराबर होंगे अगर लॉसेस नहीं है। अब हम कह रहे हैं स्टीम बढ़ाने से मैकेनिकल पावर बढ़ाई है, तो इलेक्ट्रिकल भी बढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रिकल होती है साइन डेल्टा के प्रोपोर्शनल, तो साइन डेल्टा बढ़ेगा यानी डेल्टा बढ़ेगा। तो अगला पॉइंट ये लिखना, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द मैकेनिकल पावर इनपुट टू द ऑल्टरनेटर शुड बी सेम एज इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट फॉर अ लॉसलेस machine, and since mechanical input increases, the power angle should increase। ठीक है, तो पावर एंगल बढ़ने लगता है। अब अगर पावर एंगल बढ़ेगा तो सिंक्रोनाइजिंग करंट आ जाएगा। जैसे मान लो हमने मशीन 1 में बढ़ाया है, तो उसका डेल्टा बढ़ गया ना, तो ये कैसे आ जाएगा? E1 एंगल डेल्टा 1 माइनस E2 बाय ZS1 प्लस ZS2। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, एज्यूमिंग दैट द स्टीम इनपुट ऑफ ऑल्टरनेटर 1 इज इंक्रीज्ड, द फेज एंगल ऑफ EMF और पावर एंगल ऑफ ऑल्टरनेटर 1 increases as compared to power angle of alternator 2। अब अगेन देखो, वहीं से शुरू करेंगे कि इनिशियली दोनों का EMF बराबर था। अब EMF की लेंथ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि EMF की लेंथ फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स पे डिपेंड करती है।
फ्रीक्वेंसी सेम, फ्लक्स सेम, तो ईएमएफ की लेंथ को नहीं बदलेंगे, बदल रहा है ईएमएफ का एंगल। तो अब एंगल जीरो ना रह के सेम लेंथ का फेजर बन जाएगा बट एट एन एंगल डेल्टा E1 डैश। अब मैंने बताया था अगर सिर्फ E2 को लेके चलोगे तो ये मोटर की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए किसका यूज करेंगे, -E2 का। तो -E2 नीचे बना लो। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है इसको लिख लो ESY सिंक्रोनाइजिंग EMF अपॉन ZS1 प्लस ZS2। तो सिंक्रोनाइजिंग EMF कैसे आता है, E1 डैश और E2 को ऐड करने से, सॉरी -E2 को ऐड करने से, इस टाइप से। तो ये होता है ESY, ठीक है, ये ESY है। अब ये जो ISY है ये अभी हमने देखा था ZS इज JXS, इसीलिए ISY लैग्स ESY बाय 90 डिग्री, नीचे J आने की वजह से। तो ISY से 90 डिग्री लैगिंग बनाना, तो ये ऐसे आ जाता है ISY, ये यहां से 90 डिग्री पे, ठीक है। नहीं तो देखो इसको ऐसे निकाल भी सकते हो, अगर फेजर से ही निकालना है ना, ये यहां से डेल्टा/2 एंगल पे आएगा, मिडल से पास होगा। कैसे, ISY इज E एंगल डेल्टा माइनस E एंगल 0 बाय J XS1 प्लस XS2। E एंगल डेल्टा को लिखोगे कॉस डेल्टा प्लस J साइन डेल्टा, ठीक है। अब कॉस डेल्टा -1 इसको क्या लिख सकते हो, कॉस डेल्टा -1 को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2, और J साइन डेल्टा को J2 साइन डेल्टा बाय 2 कॉस डेल्टा बाय 2 बाय J XS1 प्लस XS2, ठीक है। अब यहां क्या कर लोगे, cos डेल्टा बाय 2, 2 cos डेल्टा बाय 2 कॉमन ले लो, 2E cos डेल्टा बाय 2, और J को भी अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा बाय 2 माइनस cos डेल्टा बाय 2 अपॉन माइनस J cos डेल्टा बाय 2, ठीक है, यही बनेगा ना। cos डेल्टा cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, ये जो है ना साइन आना चाहिए, -2 साइन, हाँ, तो यहां पे साइन डेल्टा बाय 2 आएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब cos डेल्टा बाय 2 प्लस J साइन डेल्टा बाय 2 का एंगल जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा बाय 2। तो मैंने यही बोला ये ISY कितने एंगल पे आता है, डेल्टा बाय 2 पे, ठीक है। अब अगर ये डेल्टा बहुत ही छोटा है, अगर ये डेल्टा बहुत ही छोटा है तो डेल्टा बाय 2 भी काफी छोटा रहेगा। तो ISY इज ऑलमोस्ट in same phase as E1 dash and in opposite phase to -E2। एक के सेम फेज में है और एक के ऑपोजिट फेज में। जब भी करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाएं तो कौन सी पावर आती है, रियल पावर। तो यहां रियल पावर कितनी बनेगी, E1 डैश
ISY cos डेल्टा बाय 2 ऑलमोस्ट E1 डैश ISY, और यहां E2 ISY cos 180 माइनस डेल्टा बाय 2 अप्रोक्सीमेटली E2 ISY नेगेटिव के। ठीक है, तो एक की रियल पावर पॉजिटिव आ रही है और एक की रियल पावर नेगेटिव आ रही है, यानी एक मशीन रियल पावर डिलीवर कर रही है और दूसरी मशीन रियल पावर एब्जॉर्ब कर रही है। तो जब कभी टरबाइन पे जाने वाली स्टीम इनपुट को बढ़ा दोगे, तब सिस्टम के अंदर फ्लो करती है रियल पावर, जिसके स्टीम इनपुट ज्यादा वो रियल पावर डिलीवर करता है, और जिसका स्टीम इनपुट कम वो रियल पावर एब्जॉर्ब करता है। तो ये पॉइंट लिखना, whenever steam input of one alternator is increased with respect to the other alternator, then it starts delivering real power to the other alternator, due to which the alternator having higher steam input deaccelerates and the other alternator accelerates, so as to obtain equal speed of both alternators, that is ISY tries to obtain synchronism for both the machines। ठीक है, तो जैसे हमने ये बोला था, एक्साइटेशन चेंज करके रिएक्टिव पावर फ्लो करती है, जिससे कि फ्लक्स और ईएमएफ बराबर आने की कोशिश करते हैं। सेम वे में स्टीम इनपुट चेंज करने से रियल पावर फ्लो करती है, जिससे दोनों जनरेटर की स्पीड बराबर हो जाए। क्योंकि हमने ये बोला था, जिस किसी का स्टीम इनपुट बढ़ा दोगे तो टरबाइन पे ज्यादा स्टीम जाने की वजह से वो तेज घूमेगा। अगर वो तेज घूमेगा तो एक ऑल्टरनेटर की स्पीड बढ़ जाती है। अगर एक की स्पीड बढ़ गई तो वापस सिंक्रोनिज्म में आने के लिए दोनों की स्पीड बराबर आनी चाहिए, और बराबर स्पीड लाने के लिए कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? ISY। तो ISY का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द स्पीड ऑफ बोथ द मशीन्स इक्वल। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अब देखो समरी करके लिखो। समरी, whenever excitation is changed, reactive power flows in the system in order to make induced EMF of both the alternators equal, and when steam input is varied, real power flows in the system in order to make speed of both the alternators equal। तो आगे के लिए ये ध्यान रखना कि जब कभी एक ऑल्टरनेटर का एक्साइटेशन बदलता है तो रिएक्टिव पावर फ्लो करती है, स्टीम इनपुट बदलता है तो रियल पावर फ्लो करती है। अब ये तो देखो नो लोड ऑपरेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लोडेड कंडीशन की, यानी कि जिसमें दोनों जनरेटर मिलके कोई एक लोड सप्लाई कर रहे हैं। एक चीज सोचो ना, अगर तुम लोड ही सप्लाई नहीं करोगे तो पैरेलल ऑल्टरनेटर लगाने का फायदा क्या हुआ? तो हमें कोई ना कोई लोड लगाना पड़ेगा, ZL। और कभी देखो न्यूमेरिकल भी आ जाए ना, तो पैरेलल ऑपरेशन में मैंने पहले भी बोला है, कभी घबराना मत। कोई भी मशीन्स पैरेलल में लगी हैं, तुम मशीन्स को उनके सर्किट से रिप्लेस कर दो और बाद में सिंपली नेटवर्क एनालिसिस से सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कोई हमें कंसेप्चुअल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट पता होना चाहिए किसी भी मशीन का, चाहे डीसी मशीन हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर या फिर सिंक्रोनस। अब देखो, जब ये लोड हमने कनेक्ट कर रखा है दोनों ऑल्टरनेटर्स के पैरेलल में, यानी कि अगर दोनों ऑल्टरनेटर सेम कंडीशन पे ऑपरेट कर भी रहे हैं तो भी ये दोनों कुछ ना कुछ करंट सप्लाई कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, लोड अगर कनेक्टेड है, जैसे मान लो भाई ये कह रहा है मुझे तो IL करंट चाहिए,
अब ये दे रहा है IA1 और ये दे रहा है IA2। अब मैं कह रहा हूं इनिशियली दोनों ऑल्टरनेटर्स का ईएमएफ बराबर है, ठीक है, जिस कारण से कि कोई सिंक्रोनाइजिंग करंट नहीं आएगा। दोनों बराबर करंट लोड को सप्लाई करेंगे, दोनों का पावर फैक्टर भी बराबर होगा। करंट और पावर फैक्टर सेम है तो रियल पावर भी सेम और रिएक्टिव पावर भी सेम, ठीक है। तो लिख लेना, इनिशियली बोथ द ऑल्टरनेटर्स हैव सेम ईएमएफ, कॉमा सेम आर्मेचर करंट, कॉमा सेम पावर फैक्टर एंड सेम रियल एंड रिएक्टिव पावर। तो दोनों एकदम आइडेंटिकल चल रहे हैं। अब जब दोनों एकदम बढ़िया चल रहे हैं, एकदम बराबर चल रहे हैं, दिक्कत तब आएगी जब तुम इस कंडीशन को चेंज कर दो। जब तुम इसके साथ कुछ भी वेरी करोगे तब ये चीजें यहां से बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि केस 1, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन। अगेन तुमने एक मशीन के फील्ड करंट के साथ कुछ छेड़छाड़ की है या उसका फील्ड करंट तुमने बदला है, ठीक है। तुम कोई भी फील्ड करंट बदल लो भाई, IF2 या IF1 तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। जनरलाइजेशन के लिए बोल देते हैं कि IF1 को इंक्रीज किया है। तो एज्यूम IF1 इज इंक्रीज्ड, ठीक है। IF1 बढ़ने से क्या होगा, E1 इंक्रीजेस, और E1 बढ़ने से क्या होगा, E1 बिकम्स ग्रेटर देन E2, जिस कारण से क्या होगा, ISY फ्लो करेगा E1 माइनस E2 बाय ZS1 प्लस ZS2। अब जैसे हमने पिछला डेरिवेशन किया था तो मैंने E2 की जगह माइनस E2 का हर जगह यूज किया था, तो मैंने E2 की पोलैरिटी बदल दी थी। अब देखो, अगर माइनस E2 का यूज कर रहे हो तो ये जो IA2 है, ये IA2 पॉजिटिव में एंटरिंग होगा। इसी के लिए क्या कर देते हैं कि ऐसे दिखा देते हैं करंट माइनस IA2। तो अब नीचे कितना करंट जा रहा है, ISY माइनस IA2, और इधर ऊपर कितना जा रहा है, ISY प्लस IA1, ठीक है। मैंने ये बोला अगर तुम्हें माइनस E2 रखते हुए भी इसे ऑल्टरनेटर की तरह ट्रीट करना है तो IA2 वाला करंट तो ऊपर जा रहा था, तो मैंने क्या बोल दिया कि माइनस IA2 वाले करंट को डाउनवर्ड्स मान लो। ये बात क्लियर हुई। तो जैसे ही तुम EMF का मैग्नीट्यूड चेंज करते हो वैसे ही एक सिंक्रोनाइजिंग करंट आ जाता है जो दोनों मशीन के आर्मेचर करंट्स को चेंज कर दे रहा है। एक हो जा रहा है ISY प्लस IA1, दूसरा हो जा रहा है ISY माइनस IA2। तो इसमें लिखना, एज सून एज एक्साइटेशन ऑफ वन मशीन इज चेंज्ड, synchronizing current starts to flow between the two machines, due to which armature current of both the machines become unequal। अब देखो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। जो अल्टरनेटर 2 है उसके सारे पैरामीटर ही हमने अपोजिट रखे हैं। तो देखो सबसे पहले वन मशीन का बना लेते हैं, ये VT, ठीक है। अब मान लो IA1 लैगिंग फ्लो कर रहा था, कितने एंगल पे, φ1 पे। तो EMF कैसे निकालोगे, VT प्लस JIA एक्सेस, तो ये हो जाएगा IA1 एक्सेस 1, और ये हो गया अपना E1, ठीक है। अब दूसरा ऑल्टरनेटर जो है 2, उसका सारा फेजर इससे नेगेटिव बना लो, यानी VT की जगह क्या बना लो, माइनस VT, ठीक है।
IA1 और IA2 बराबर थे, तो यहां बना लो माइनस IA2, ठीक है। यहां ऐसे दिखा लो IA2 XS2, और ये दिखा दो माइनस E2, ठीक है। E1 और माइनस E2 एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या करना है हमें, कि मैं यहां पे दो एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यानी एक VT के पैरेलल तो एक VT के परपेंडिकुलर। अब देखो किसी भी करंट को अगर दो पार्ट्स में तोड़ा जाए, एक वोल्टेज के पैरेलल और एक वोल्टेज के परपेंडिकुलर, अगर करंट और वोल्टेज सेम फेज में आते हैं तो पावर होती है सिर्फ रियल पावर, क्योंकि सेम फेज का मतलब 0 डिग्री एंगल, कॉस ऑफ 0 होता है 1, साइन ऑफ 0 होता है 0। तो करंट और वोल्टेज सेम फेज का मतलब है रियल पावर। करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री एंगल का मतलब है रिएक्टिव पावर। तो इसमें देखो वोल्टेज के सेम फेज में अगर करंट लोगे तो कौन सी पावर की बात करोगे, रियल पावर, इसीलिए हमने इसको बोल दिया रियल पावर एक्सेस। वोल्टेज के परपेंडिकुलर अगर करंट देखोगे तो 90 डिग्री के हिसाब से कौन सी पावर आनी चाहिए, रिएक्टिव पावर, इसीलिए रिएक्टिव पावर एक्सेस। अब मैं कहता हूं मैंने E1 को बढ़ा दिया है फील्ड करंट बढ़ाने से, तो ये बन गया E1 डैश। अब E1 डैश हो जाने से E1 और E2 अब बराबर नहीं हैं, दोनों में डिफरेंस कितना है, जितना एक्स्ट्रा लेंथ आया है, जिसे बोला ESY। क्या बोला, ESY। ESY से 90 डिग्री लैग करता है हमेशा ISY, ठीक है। अब देखो ISY जो है वो ऑलमोस्ट किसके अलोंग है, रिएक्टिव पावर एक्सिस के। तो हम ये बोल देते हैं ISY का जो मेजर इंपैक्ट होता है दैट इज प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव पावर एंड नॉट द रियल पावर। तो एक बार यहां तक ड्रॉ करके एक पॉइंट लिख लेना, ISY almost lies along reactive power axis, so ISY produces reactive power in the machine and does not impact real power। बात क्लियर हुई। और ये क्लियर है रियल पावर एक्सिस और रिएक्टिव पावर एक्सिस। मैंने बोला वोल्टेज के सेम फेज में अगर करंट देखोगे तो वहां सिर्फ रियल पावर होती है, वोल्टेज एंड करंट इन द सेम फेज। वोल्टेज और करंट परपेंडिकुलर जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर, वहां सिर्फ बात होती है रिएक्टिव पावर की। तो वोल्टेज के पैरेलल लाइन कहलाई रियल पावर एक्सिस, परपेंडिकुलर कहलाई रिएक्टिव पावर एक्सिस। अब देखो ये जो ISY है ये IA1 में ऐड होना चाहिए, तो कर लो भाई ऐड। तो क्या होगा कि करंट का जो रियल कंपोनेंट है, देखो रियल कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम है, कौन सा कंपोनेंट बढ़ गया है, रिएक्टिव कंपोनेंट, ये IA1 डैश। तो देखोगे तो रियल कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऑलमोस्ट सेम है, चेंज किसमें आया है, रिएक्टिव कंपोनेंट। दूसरा करंट देखो ISY माइनस IA2, यानी माइनस IA2 में भी ISY ऐड करना है, तो ये नया बन गया, ये बन गया IA2 डैश। इसमें भी अगर ध्यान दोगे तो रियल कंपोनेंट में ना के बराबर चेंज आता है, मेजर चेंज किसमें आता है, रिएक्टिव कंपोनेंट में। जिसका रिएक्टिव कंपोनेंट बढ़ा, अगर करंट का रिएक्टिव पार्ट बढ़ रहा है तो तुम कह सकते हो रिएक्टिव पावर बढ़ रही है। जिसका रिएक्टिव कंपोनेंट कम हो गया तुम कह सकते हो रिएक्टिव पावर कम हो गई। तो इसमें लिखना आफ्टर एडिंग synchronizing current to the armature current, the real component of both the armature currents almost remains same
but reactive component of IA1 increases, whereas reactive component of IA2 decreases, which means reactive power delivered by generator 1 increases and reactive power delivered by generator 2 decreases. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? Hence we can say by changing the excitation, reactive power flows in the system, which increases the reactive power of one machine and decreases the reactive power of the other machine. Next point, the machine with higher excitation supplies more reactive power and the machine with lower excitation supplies less reactive power. तो अब देखो हुआ क्या, अगर फेजर की लेंथ भी देखोगे तो हम कह सकते हैं IA1 इंक्रीजेस, IA2 डिक्रीजेस. इसके बाद रियल पावर पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, बट रिएक्टिव पावर 1 की बढ़ गई, रिएक्टिव पावर 2 की घट गई. रिएक्टिव पावर बढ़ने से इसका पावर फैक्टर कम होगा और इसका पावर फैक्टर बढ़ेगा. तो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं दोनों जनरेटर्स के बीच में. ठीक है, ये बात क्लियर हुई? चेंज इन एक्साइटेशन से क्या होता है, तो बेसिक सा याद रखो कि चेंज इन एक्साइटेशन से रिएक्टिव पावर सिस्टम के अंदर फ्लो करती है. तो जिस जनरेटर का एक्साइटेशन ज्यादा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव पावर देता है, जिसका एक्साइटेशन कम होता है उसकी रिएक्टिव पावर घट जाती है. अब अगला लिखना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट. इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट. अभी मैंने ये बताया था देखो नो लोड कंडीशन में कि स्टीम इनपुट चेंज करने से कभी भी फेजर की लेंथ नहीं बदलती, बल्कि उसका एंगल डेल्टा चेंज हो जाता है. यानी अगर स्टीम इनपुट बदल रहे हो तो E1 डैश ऐसे नहीं बनेगा. फिर E1 डैश कैसे बनाओगे, इससे थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे बनाओगे. ठीक है, तुमने थोड़ा सा एंगल में चेंज कर दिया है. अब अगेन E1 डैश और माइनस E2 की मदद से क्या बनाओगे, ESY, और ESY से क्या बनाओगे, ISY. ठीक है, अब पूरा फेजर डायग्राम हम नहीं बना रहे, बनाना चाहो तो बना भी सकते हो. माइनस E2 और E1 डैश से ESY आएगा. अब ESY ये नहीं होगा, अब ESY जो है ना ऑलमोस्ट यहां आएगा, ऐसे आ जाएगा. तो इससे लैगिंग करंट जो है वो ऑलमोस्ट यहां आ जाएगा, ISY VT के ऑलमोस्ट सेम फेज में. VT के अगर सेम फेज में आ जाता है तो तुम क्या कहोगे, that it causes real power flow and not the reactive power flow. तो इसमें लिखना, if steam input is changed then magnitude of EMF does not change but its angle with the terminal voltage changes. ठीक है, next point, in this case ESY almost lies along reactive power axis, due to which ISY is almost in the same phase with VT, which means ISY causes flow of real power in the system. और यही हमने बोला था स्टीम इनपुट चेंज होने से रियल पावर चेंज होती है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द मशीन विद हायर स्टीम इनपुट will supply more real power and the machine with lower steam input will supply less real power. तो अब तुम क्या कहोगे, इस केस में भी IA1 बढ़ेगा, IA2 घटेगा. फर्स्ट मशीन की रियल पावर बढ़ेगी, सेकंड मशीन की रियल पावर घटेगी. रिएक्टिव पावर पे ना के बराबर फर्क पड़ता है. रियल पावर बढ़ने से पावर फैक्टर बढ़ता है, रियल पावर घटने से पावर फैक्टर घटता है. तो ऐसा होने वाला है इन केस ऑफ चेंज ऑफ स्टीम इनपुट. ठीक है,
तो बेसिक सी चीज याद रखो कि एक्साइटेशन चेंज करने से रिएक्टिव पावर फ्लो करती है, हायर एक्साइटेशन हायर रिएक्टिव पावर, लोअर एक्साइटेशन लोअर रिएक्टिव पावर। और स्टीम इनपुट चेंज करने से क्या चेंज होता है? रियल पावर, हायर स्टीम इनपुट हायर रियल पावर, लोअर स्टीम इनपुट लोअर रियल पावर। इतना बेसिक अपने को याद रखना है जब कभी दो अल्टरनेटर पैरेलल में लगते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि two alternators are operating in parallel, now excitation of one alternator is increased, what happens to the power factor? तुम कहोगे जिसकी एक्साइटेशन बढ़ी उसकी रिएक्टिव पावर बढ़ी तो उसका पावर फैक्टर कम हो गया, जिसकी एक्साइटेशन कम रह गई उसकी रिएक्टिव पावर कम हो गई तो उसका पावर फैक्टर बढ़ गया। तो ऐसे लॉजिकल रीजनिंग से जा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। अगले लेक्चर में मैं ये समझाऊंगा ऑल्टरनेटर जब इनफाइनाइट बस बार से पैरेलल जुड़ता है तब पैरेलल ऑपरेशन से कैसे डील करते हैं, और तब एक्साइटेशन और स्टीम इनपुट चेंज करने से क्या पैरामीटर्स पे असर पड़ता है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।